हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्प्रिंट के यूट्यूब चैनल पर। देखो, एक लंबे ब्रेक के बाद मतलब कि 8 से 10 दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा था। बट उस ब्रेक के बाद हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने एनवायरनमेंट के जो बचे हुए टॉपिक्स थे उन सब के बारे में। ठीक है। एंड उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप देखोगे यूपीएससी के लिए तो एनवायरमेंटल लॉज है। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और हम लोग बहुत बेसिक से क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी होते हैं वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम इस टॉपिक को बहुत सीरियसली पढ़ के नहीं जाते और यहाँ से आने वाले बेसिक क्वेश्चन को भी हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो उन्हीं में से आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके कुछ कुछ लॉज को लाएंगे एंड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसे आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सको। ठीक है। देखो, उनमें सबसे पहला क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखो, बेसिकली अगर आप देखोगे तो हम इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये इंडिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। एनवायरमेंटल लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट लॉज यही। ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, कि आखिर क्या ऑब्जेक्टिव था। तो आप देखोगे जो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे, ठीक है, इन वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। पहला यहाँ पे देखो, प्रोटेक्शन। हमें इन सब वर्ड पे ध्यान देना है क्योंकि यूपीएससी इन्हीं सब वर्ड के साथ गेम प्ले करता है। ठीक है। एंड सेकंड, हैबिटाट। देखो, हैबिटाट को कंजर्व किया जाएगा तो इनडायरेक्टली एनिमल्स भी कंजर्व होंगे। एक तो पहला है प्रोटेक्शन, सेकंड इज कंजर्वेशन एंड थर्ड, देखो अभी जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स है उनको क्या चीज से खतरा था, हंटिंग से। ठीक है। और साथ ही साथ जो इलीगल ट्रेड हो रहे थे उन सब से। तो यहाँ पे क्या है, इलीगल हंटिंग एंड ट्रेडिंग, इनसे क्या करना है, इनको कंट्रोल करना है। देखो तीन वर्ड, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड कंट्रोल। एंड फोर्थ, प्रिजर्वेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो, सॉरी, आप देख रहे हो कि प्रिजर्वेशन की बात हो रही है। यहाँ पे हम क्या प्रिजर्व करेंगे, हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेंगे क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो क्या होता है ना, यूपीएससी के लिए ये चारों वर्ड्स आपको बहुत ध्यान से करके जाना है क्योंकि हर एक्ट में इन्हीं चारों वर्ड से गेम प्ले होता है और हम यहाँ पे फंस जाते हैं। तो चलो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि ये एक्ट आया कहाँ से। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, ये एक्ट 1972 में पास हुआ। ठीक है। और इस एक्ट को जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 252, इसके अंडर पास किया गया था। अभी देखो आर्टिकल 252 क्या है, इसका भी मतलब समझना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि लोगों को एक बार में याद नहीं आता। ठीक है। देखो, आर्टिकल 52 ये बोलता है, 252 ये बोलता है कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करे, ठीक है, पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करे कि उनके लिए एक कॉमन लॉ, कॉमन लॉ, कॉमन लॉ बनाया जाए, तब क्या करेगी पार्लियामेंट, वो कॉमन लॉ बनाएगी। ठीक है। अभी देखो क्या है, ये एक्ट इसी तरह से एक कॉमन लॉ बना था। ठीक है। लेकिन अब इसकी स्टोरी देखो कि इनिशियली क्या होता है, ये एक्ट सिर्फ उन स्टेट्स पर अप्लाई होता था जिन्होंने इसे एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टेड स्टेट्स। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है। जब प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स की बात होती है तो इस चीज को कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया जाता है। आप लोगों को पता ही होगा, स्टेट और सेंटर के लिए दो अलग अलग लिस्ट है और एक लिस्ट होता है कंकरेंट जिसमें कोई भी लॉ बना सकता है। ठीक है। इस लिस्ट में आप देखोगे इसमें एक एंट्री की गई 17 बी के नाम से।
और ये था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। जब इसे शिफ्ट किया गया, इसके बाद क्या होता है कि ये एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये हर एक स्टेट पर अप्लाई होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओरिजिनली क्या था एंड बाद में क्या हुआ, ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये स्टोरी आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, तभी आपको ये एक्ट से कोई भी चीजें याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देखो क्या है, जब ये एक्ट बनाया गया तो इसमें शेड्यूल्स बने। ठीक है, और ये जो शेड्यूल बने थे, ये क्या कर रहे थे, जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज थी, ये इन सारे स्पीसीज को डिफरेंट शेड्यूल में डिवाइड किए गए। ठीक है, और ये जो डिवीजन था, ये डिवीजन कैसे हुआ था, ये डिवीजन हुआ था बेसिकली आप देखोगे प्रोटेक्शन बेसिस पे, कि हर एक शेड्यूल का प्रोटेक्शन लेवल अलग था। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था कि 6 शेड्यूल बने। ठीक है, एक था शेड्यूल 1, ठीक है, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6। ठीक है, और आप देखोगे, लेकिन ये तो इनिशियली की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है। बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक अमेंडमेंट आता है, रिसेंट अमेंडमेंट है 2022 में, जिसके बाद क्या हुआ, ये जो 6 शेड्यूल थे उन्हें रिड्यूस करके 4 कर दिया गया। ठीक है, ये क्या है, आफ्टर 2022 अमेंडमेंट के बाद ये अब टोटल 4 शेड्यूल हो गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन 4 शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको यहाँ से कोई भी दिक्कत ना आए। और पहले क्या था हम उसे भी बताएंगे, ताकि वो भी कंफ्यूज ना हो। देखो अभी जो करंट स्ट्रक्चर है वो क्या है कि शेड्यूल 1, इसमें क्या है, जो प्रोटेक्शन है ना वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन। एंड इस शेड्यूल में रेयर एंड जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है इन्हें रखा गया। ठीक है, अभी देखो एक काम करना, आप लोग होमवर्क रखो कि लिस्टिंग देख लेना कि शेड्यूल 1 में कौन कौन से हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल में देखो, टाइगर, एलिफेंट, स्नो लेपर्ड, ये सब शेड्यूल 1 में आते हैं। ठीक है, फिर एक शेड्यूल है शेड्यूल 2। अभी देखो शेड्यूल 2 में क्या था, शेड्यूल 2 में शेड्यूल 1 से कम प्रोटेक्शन था। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पे भी हाई प्रोटेक्शन है, बट ये प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 से कम है, लोअर देन 1। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे हाई प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसके बाद है तीसरा शेड्यूल, 3। यहाँ पे क्या है, इसमें रखा गया प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज को। ठीक है, और इन्हें भी हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। फिर है हमारा शेड्यूल 4। ठीक है, अभी देखो ये जो शेड्यूल 4 है, इसमें कौन सी स्पीसीज रखेगी, देखो इनमें वो सारी स्पीसीज थी जो कि लिस्टेड थी साइट्स के अंदर। ठीक है, अंडर साइट्स अपेंडिसेस। ठीक है, ये 4 जो हमारे शेड्यूल है, इन्हें आपको याद रखना है। अभी देखो पहले क्या था, पहले यहाँ पे शेड्यूल 5 भी था, और ये जो शेड्यूल 5 था, ये बेसिकली था वर्मिन स्पेसीज से। ठीक है, जिसे क्या हुआ, हटा दिया गया आफ्टर 2022 के अमेंडमेंट के बाद, क्योंकि आप देख रहे हो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। और जो शेड्यूल 6 था, ये शेड्यूल बेसिकली था प्रोटेक्टेड प्लांट के लिए। और ये जो प्लांट स्पेसीज है, अब हम कहाँ देख रहे हैं, ये ट्रांसफर हो गया है शेड्यूल 3 में। तो ये जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और ये हमारा पहले का स्ट्रक्चर था 5 एंड 6, इन दोनों को क्या चेंज किया गया आपने देख लिया। अभी देखो यहाँ पे जो वर्मिन प्रोविजन है, जो यहाँ से हटा दिया गया है, ये क्या है, तो हम लोग थोड़ा वर्मिन प्रोविजन के बारे में समझते हैं। प्रोविजन, देखो गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर कोई एनिमल शेड्यूल 1 या फिर शेड्यूल 2 में लिस्टेड नहीं है,
आप यहाँ पे समझो क्या बात हो रही है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर कोई एनिमल शेड्यूल 1 या फिर शेड्यूल 2 में लिस्टेड नहीं है और वो नॉट लिस्टेड, यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉट लिस्टेड, और वो स्पेसीज ह्यूमन लाइफ एंड एग्रीकल्चर, देख लो यहाँ पे दो चीजें मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ह्यूमन लाइफ एंड एग्रीकल्चर, इन दोनों को अगर वो डैमेज करता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसे वर्मिन डिक्लेयर कर देती है, ठीक है। और वर्मिन डिक्लेयर होने के बाद क्या होता है, उस एनिमल को, ठीक है, आफ्टर डिक्लेयरिंग वर्मिन, हम क्या करते हैं कि उस एनिमल को लीगली हंट कर सकते हैं, ठीक है। ये है वर्मिन का प्रोविजन। जैसे कि आप देखो एग्जांपल में, अगर आप देखोगे तो एग्जांपल में आप देखोगे जैसे कि नील गाय है, ठीक है, नील गाय को कुछ स्टेट में वर्मिन डिक्लेयर किया गया है, क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करती है, उसको डैमेज करती है, तो वहां पे उसे वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसको हंट किया जा सकता है, ठीक है। ये बेसिक था हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से रिलेटेड। अभी देखो क्या है कि ये जो हमारा शेड्यूल है, इस शेड्यूल को रिवाइज कैसे किया जाता है, ये जो पावर है, पावर टू रिवाइज शेड्यूल्स, ये किसके पास है और ये कैसे काम करता है। देखो पहली बात, ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी स्पेसीज को ऐड कर सकती है, किसी भी स्पेसीज को रिमूव कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे देख लो एडिशन एंड रिमूवल, एंड या फिर वो किसी भी स्पेसीज को एक शेड्यूल से दूसरे शेड्यूल में ट्रांसफर कर सकती है। ये तीनों पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ये पावर आपको ये बताता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है, ये एक्ट जो है, ये एक्ट डायनेमिक है और टाइम के साथ साथ अपडेट होता रहता है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे 2022 में इसमें अमेंडमेंट आया था। अभी देखो क्या है, ये जो एक्ट लाया गया इसमें प्रोहिबिशन की बात की गई है, ठीक है। ये जो प्रोहिबिशन है, ये प्रोहिबिशन बेसिकली हंटिंग का है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये ना इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पे हंटिंग के लिए बैन है, ठीक है। और ये क्या है, आप देखोगे शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4, इनमें जो भी लिस्टेड एनिमल है, इनकी हंटिंग पर बैन लगा हुआ है, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है। अभी इन सारे एक्सेप्शन में हम क्या देखेंगे कि जी जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, इसका क्या पावर है, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपके इसके पावर के बारे में भी बता देता हूँ। ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, ये परमिशन दे सकता है, इसके लिए क्या है, सिचुएशन मेंशन है, ठीक है। पहला सिचुएशन क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, ह्यूमन लाइफ, वर्मिन वाला जो देखे हम लोगों ने कि ह्यूमन लाइफ के लिए अगर डेंजरस हो तो वो परमिशन दे सकता है हंट करने का। दूसरा सिचुएशन हमने क्या देखा, दूसरा सिचुएशन हमने देखा कि अगर ये एनिमल, जो भी एनिमल होगा, वो एनिमल अगर किसी डिजीज से ग्रसित है, या तो उसे कोई डिजीज हो चुका है, या फिर वो परमानेंटली डिसेबल है, ठीक है, और उसे क्योर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे एनिमल इनक्योरेबल, ठीक है, या फिर वो डिजीज से ग्रसित है या फिर वो परमानेंटली डिसेबल है, ठीक है। तो फिर हम ये दोनों सिचुएशन में उसे हंट करने की परमिशन दे पा रहे हैं, कौन दे रहा है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है। अभी देखो शेड्यूल 2, 3 एंड 4, यहाँ पे जो एनिमल है, इनके केस में हंटिंग जो है वो अलाउड हो सकती है, अगर यहाँ पे भी क्या प्रोविजन, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि एक तो ये है, ठीक है, कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या कर रहा है, और ये कब कर रहा है, जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चारों शेड्यूल में हंटिंग बैन है, लेकिन उसके एक्सेप्शन में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का पावर देखा हमने। अभी क्या है कि कुछ शेड्यूल्स है, ठीक है, और इन शेड्यूल में आप क्या देख रहे हो कि
2, 3 एंड 4। ये जो 3 शेड्यूल है, इन शेड्यूल्स के एनिमल, जो भी एनिमल इनमें लिस्टेड है, उनके केस में हंटिंग अलाउड हो सकती है अगर वो क्या करे, वो प्रॉपर्टी को डैमेज करे या फिर ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट क्रिएट करे। ठीक है, तो ये चीज भी आपने यहाँ पे देखा। एक तो ये सारे प्रोविजन है। अभी देखो, एक प्रोविजन जो लोगों को कंफ्यूज करता है वो क्या है, वो है सेल्फ डिफेंस प्रोविजन। ठीक है, ये जो सेल्फ डिफेंस प्रोविजन है ये क्या बोलता है, देखो अगर कोई वाइल्ड एनिमल किसी भी इंसान पे अटैक करता है, ठीक है, तो वो इंसान सेल्फ डिफेंस में उस एनिमल को इंजर कर सकता है और किल कर सकता है। ये अलाउड है। ये एक क्या है, ये एक लीगल प्रोटेक्शन है। किसको, सिटीजन्स को। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गया। अभी देखो क्या है, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें क्या है ना कि बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं। ठीक है, तो हम उन प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में समझते हैं क्योंकि वो भी जरूरी है। प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अगर आप देखोगे, इस एक्ट के लिए बेसिकली 5 तरह के प्रोटेक्टेड एरिया को डिफाइन किया गया। ठीक है, और ये 5 तरह का प्रोटेक्टेड एरिया जो है, हम लोग एक एक करके उनके बारे में बात करें। और उनमें से पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बेसिकली सेक्शन 18 से 26 ए। ठीक है, अभी देखो ये जो आप देख रहे हो कि सेक्शन 18 एंड 26 ए, यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट और सेंटर, ये दोनों गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने के लिए अगर आपको ऑप्शंस में आता है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट कर सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ सेंटर कर सकता है, तो आपको यहाँ पे ये चीज क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन। किन्हें प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है वाइल्ड लाइफ को और उसके हैबिटाट को। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि यहाँ से रिलेटेड जो लैंड राइट है, इन लैंड राइट को सेटल करने का काम, सेटल करने का जो पावर होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, अभी देखो हम इसमें एक चीज और समझते हैं कि इसी में दूसरा है नेशनल पार्क। आपको यहाँ पे सिर्फ उतनी चीजें बताई जा रही है जितना आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो वाइल्ड नेशनल पार्क जो है, ये सेक्शन 35 इसके अंडर आता है। और यहाँ पे जो प्रोटेक्शन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन होता है। स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, आप यहाँ पे देखो कि ये जो नेशनल पार्क है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे समझो नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके रिकमेंडेशन के बिना पार्क की जो यहाँ पे जो नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क की बाउंड्री चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, और आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन है, मतलब क्या है कि मोस्टली क्या देखोगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है ना, ये एक्टिविटीज बैंड होती है। ठीक है, मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं नेशनल पार्क इस एक्ट के सेक्शन 35 के अंडर बनता है। यहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी लगभग बैंड होती है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के रिकमेंडेशन के बिना नेशनल पार्क की बाउंड्री को ऑल्टर नहीं कर सकती।
ठीक है, क्लियर है? अब इसमें हम तीसरा देखते हैं। इसमें एक और है, वो है कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व, देखो ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है, ये बनाया गया है सेक्शन 36 ए के अंडर। ठीक है, और ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है, ये मोस्टली देखोगे जब डिक्लेयर किया जाता है तो ये ना नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनके आसपास होती है। और इनका पर्पस क्या होता है? इनका जो पर्पस होता है वो बेसिकली होता है जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, इनके कॉरिडोर की प्रोटेक्शन का। ठीक है, तो इनके कॉरिडोर की प्रोटेक्शन का काम क्या होता है? कंजर्वेशन रिजर्व के पास। ठीक है, एंड फिर आता है फोर्थ। फोर्थ है हमारा कम्युनिटी रिजर्व। अभी देखो यहाँ पे समझो कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है। ये बनाया गया है अंडर 36 सी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर सेक्शन 36 सी के अंडर ये बनाया जाता है। और ये प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड दोनों पर बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो किया जा रहा है, इसमें लोकल जो कम्युनिटी होती है, इस कम्युनिटीज का हेल्प लिया जाता है, उनका पार्टिसिपेशन लिया जाता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। फिर आता है हमारा फिफ्थ, और वो क्या है? वो है टाइगर रिजर्व। अभी देखो टाइगर रिजर्व जो है ना, ये बेसिकली 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, 2006 में जो अमेंडमेंट हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, इस अमेंडमेंट के बाद ये चीज इसमें ऐड किया गया था। और यहाँ पे देखो ये जो टाइगर रिजर्व है, इसका जब डिक्लेरेशन होता है ना, ये कब डिक्लेयर किया जाता है? इसको डिक्लेयर करने के लिए क्या होता है कि हमें रिकमेंडेशन मिलता है। और ये रिकमेंडेशन कौन देता है? ये रिकमेंडेशन देता है एनटीसीए। आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अभी देखो ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये रिकमेंडेशन देती है, फिर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर होता है। ठीक है, अभी देखो ये जो टाइगर रिजर्व है, इस टाइगर रिजर्व के दो पार्ट होते हैं। एक होता है कोर एरिया, ठीक है, और एक होता है बफर एरिया। कोर एरिया में क्या है? स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन। स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन है मतलब क्या है? यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज लगभग लगभग बैन होती है। बफर एरिया मतलब क्या है? यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जो है ना, वो परमिटेड है, बट इन अ कंट्रोल्ड वे। कंट्रोल्ड वे में अलाउड है। ठीक है, अभी देखो आपको यहाँ पे क्या समझना है। आपने यहाँ पे देखा 5 तरह के फीचर्स। ठीक है, और ये क्या है? ये है प्रोटेक्टेड एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। अभी यहाँ पे आपको एक चीज और समझना है कि देखो आप लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, लोग क्या कंफ्यूज होते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लो, मैं इसे अलग कलर में लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नोट, जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ये बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं आता है। ठीक है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये गवर्न होते हैं यूनेस्को के फ्रेमवर्क के अंडर। ठीक है, ये गवर्न होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, ये इनके अंडर गवर्न किए जाते हैं। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझना है। अभी देखो क्या है, ये तो प्रोविजन की बात थी, अभी तक हम लोग प्रोविजन के बारे में देख रहे थे। ठीक है, अब आता है रेगुलेशन की बात। ठीक है, रेगुलेशन, और ये रेगुलेशन कहाँ पे है? वाइल्ड लाइफ ट्रेड से। देखो जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, ये हमें रेगुलेट करना था, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो जो भी हम लोग देखते हैं, जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट होते हैं, इनका जो ट्रेड है, इनका ट्रेड बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होता है।
अभी देखो यहाँ पे जब बात होती है ट्रेड की, तो ये जो ट्रेड है ना, ये अलाउड होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमिट होने के बाद, या फिर आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और तभी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, तो आपका क्या है, जो ट्रेड है वो इलीगल है, और फिर ये क्या है, ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। ठीक है, अभी देखो ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब ना इसी से एक तरह का और क्वेश्चन आता है, और वो क्या है, वो है अथॉरिटीज। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है अथॉरिटीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो ये जो एक्ट है, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना बहुत सारी मल्टीपल अथॉरिटीज बनाई गई थी। इनमें से कुछ अथॉरिटीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उन लोगों को समझते हैं। सबसे पहले देखो, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या जानना है, तो इसके बारे में आपको ये जानना है कि ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, लोगों को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती होगी, बट नहीं, इसे अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद इसी में दूसरी अथॉरिटी आती है, वो होती है डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये जो डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन है, ये अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद इसी में तीसरा और एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, विच इज नेशनल बोर्ड ऑफ बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये क्या है, ये है NBWL। ठीक है, अभी देखो ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, ये बेसिकली इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री होते हैं, वो इस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। ठीक, एंड क्यों, अभी देखो ये सिंपल है ना, नेशनल बोर्ड के बारे में बात हो रही है, लेकिन लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है हो सकता है कैबिनेट मिनिस्टर कोई हो, या तो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से कोई हो, एनवायरमेंट से कोई हो, बट ऐसा नहीं होता है, इसके चेयरपर्सन PM होते हैं। फिर आता है एक और अथॉरिटी, वो है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अभी देखो ये स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, तो इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, इसके चेयरपर्सन होंगे CM। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी इसमें अथॉरिटीज है, जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो इन सारी अथॉरिटीज के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, और ये सब अथॉरिटीज क्या है कि आप देखोगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अभी देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक और रेगुलेशन है, वो है रेगुलेशन ऑफ जूस। ठीक है, ये जो जू होते हैं, इनका रेगुलेशन के ऊपर भी इसमें प्रोविजन है। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या प्रोविजन है, देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो जू है, इन जू का बेसिकली सबसे पहले रिकॉग्निशन, ठीक है, एंड इन जूस का मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड प्रोविजन कहाँ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है, ये सारे प्रोविजन कहाँ दिए गए, ये दिए गए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू वर्क नहीं करता है, ये वर्क करता है सेंट्रल वर्क अंडर सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंडर ये वर्क करता है, लेकिन इसका भी आप देखोगे प्रोविजन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग। अब हम ना क्या करेंगे कि हम पेनल्टीज को भी देख लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल पेनल्टीज के बारे में भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट डाल देती है। ठीक है, तो पेनल्टीज अंडर द एक्ट, देखो क्या पेनल्टी,
समझो बात को। अगर कोई पर्सन इलीगल हंटिंग करे, वाइल्ड लाइफ ट्रेड करे या फिर किसी भी तरह से वाइल्ड लाइफ का एक्सप्लॉयटेशन करे, तो उसे पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक है। अभी देखो इन पनिशमेंट में क्या क्या इंक्लूड है। पहली बात, इम्प्रिजमेंट। ठीक है, मतलब कि जेल भी जा सकता है, या तो फाइन, या फिर दोनों। और ये जो पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट बेसिकली जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू इम्पोज होते हैं। यहाँ पे कोई अथॉरिटी पनिशमेंट नहीं दे सकती है। ये सारी चीजें कहाँ से होती है, ये सारी चीजें होती है जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू। क्लियर, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अभी देखो क्या है, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, 1972, इसमें क्या है ना कि बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए। ठीक है। अभी देखो इनमें जो मेजर अमेंडमेंट अगर आप देखोगे तो 1982, 1986, 1991, 1993, 2002, 2006, 2013 एंड 2022। तो क्या आपको सारे अमेंडमेंट याद रखने हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको इनमें से कुछ मेजर जो अमेंडमेंट है वो याद रखने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो मेजर अमेंडमेंट यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको 2002 का अमेंडमेंट ध्यान में रखना है। इस अमेंडमेंट के कारण क्या होता है, नेशनल बोर्ड बनता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और इस बोर्ड बनने के बाद क्या होता है, जो पेनल्टीज हैं वो पेनल्टीज और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फिर आता है 2006 का अमेंडमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2006 का भी अमेंडमेंट को ध्यान में रखते हैं। 2006 में क्या बनता है, एनटी सी, जो हम लोगों ने ऊपर बात की, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, इससे क्या होता है, जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, उन टाइगर रिजर्व से रिलेटेड प्रोविजन स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, एंड इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीज देखना है, ये दोनों चीजें यहाँ पे बनाई जाती है। कब, 2006 के अमेंडमेंट के बाद। 2002 एंड 2006 ये दोनों इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। उसके बाद 2013, ये अमेंडमेंट क्या कहता है, ये अमेंडमेंट बात करता है इम्प्रिजनमेंट के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट जो है, ये आप देखोगे कि अप टू 7 ईयर। ये कब पता चलता है, ये 2013 के अमेंडमेंट के बाद पता चलता है। ठीक है, एंड उनके बाद जो सबसे मेजर अमेंडमेंट है ये आता है 2022। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, और ये करंट अफेयर का भी पार्ट है हमारा, रिसेंट में हुआ है, तो हम इसे अच्छे से देखना है। और ये क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अभी देखो इसमें आपको क्या देखना है, ये जो 22 का अमेंडमेंट था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ये क्या था, जो साइट्स है ना, इनमें जो ऑब्लिगेशंस है, इन ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है, इसी के लिए ये अमेंडमेंट लाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि यहाँ जो वाइल्ड लाइफ है, इन वाइल्ड लाइफ का जो प्रोटेक्शन है, इन प्रोटेक्शन को भी और ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। तीसरा आपने क्या देखा, यहाँ पे जो शेड्यूल्स थे, उन शेड्यूल को क्या किया गया, रैशनलाइज किया गया। पहले 6 थे, उसको 4 कर दिया गया। कंजर्वेशन, इसे इंप्रूव किया गया। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, ट्राइबल कम्युनिटीज, इनका क्या हुआ, सपोर्ट, इनको सपोर्ट किया गया। ठीक है, एंड और भी चीजें थी। अभी देखो ये तो बेसिक चीज हम लोगों ने देखी, लेकिन 2022 के अमेंडमेंट में जो एलियन स्पीसीज थे, इनको भी डिफाइन किया गया। ठीक है, हम इस चीज को भी देखते हैं, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिखो IAS, यही बनना चाहते हो ना आप लोग। अब ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है या फिर
इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, देख लो आपको क्या बनना है। देखो ये जो आईएस है ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के बारे में हम लोगों ने बात की ऑलरेडी पिछले लेक्चर में। ये क्या होता है, ये नेटिव नहीं होती है और ये क्या करती है, जो फॉरेन इकोसिस्टम है, जैसे कि ये कहीं पे आ गई, इंडिया आ गई, ठीक है, कोई बाहर की स्पेसीज इंडिया आ गई, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के इकोसिस्टम को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब क्या हुआ 2022 के अमेंडमेंट के बाद, अब गवर्नमेंट के पास पावर आई इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के लिए। अब क्या हुआ, यहाँ पे इसके इंपोर्ट पर बैन लगाना, ठीक है, इसके ट्रेड को रेगुलेट करना, ठीक है, एंड साथ ही साथ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के पोजीशन को, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बाहर के स्पीसीज को अपने साथ रखते हैं एज ए पेट या फिर किसी भी तरह से, तो इनके पोजीशन को भी रेस्ट्रिक्ट करने का पावर गवर्नमेंट को मिल गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको 2022 में दिखती है। इसके बाद देखो यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी साइट्स के ऑब्लिगेशन, तो हम इसके बारे में भी समझते हैं कि आखिर ये जो साइट्स के बारे में बात हो रहा है, ये क्या बात हो रहा है। तो देखो 2022 में ये जो अमेंडमेंट आया, इसने क्या किया कि साइट्स के जो फ्रेमवर्क थे, इस फ्रेमवर्क को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इंटीग्रेट किया। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे एक मैनेजमेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी। ठीक है, और ये मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करेगी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसके लिए परमिशन देगी। कौन, तो मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक, इसके अलावा एक और अथॉरिटी है, वो है साइंटिफिक अथॉरिटी। और ये जो साइंटिफिक अथॉरिटी है, ये क्या करेगी, ये बेसिकली जो ट्रेड है, इस ट्रेड के इम्पैक्ट को इवेलुएट करेगी। ठीक है, और इसी के लिए 2022 में अमेंडमेंट लाए गए साइट्स के इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा 2022 का अमेंडमेंट का पूरी कहानी, जो कि आपको जानना है फॉर 2026 के प्रीलिम्स। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है ये भी कम है, तो आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, हर एक अमेंडमेंट को थोड़ा सा ओवरव्यू कर। ठीक है, अभी देखो क्या है, जब बात होती है यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पावर के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है। ठीक है, ऊपर भी हम लोगों ने बात की उनके बारे में, उनको उसके पोजीशन को क्लियर किया। एक और है यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का पोजीशन, उस चीज को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है, ये क्या करता है, ये जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, ठीक है, इन सेंचुरीज को मैनेज करने का काम यही करता है। ठीक है, अभी देखो ये जो सेंचुरी है, उनके मैनेजमेंट प्लान, मतलब कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस होंगे, उनके अकॉर्डिंग बनाए जाए। स्पेशल एरिया जो होंगे, जो भी हमने कंजर्वेशन रिजर्व बनाया, जो सेंचुरी बनाई है, वहां पे जो ग्राम सभा होंगे, उनसे कंसल्टेशन भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो ये चीज उनसे कंसल्ट करके ही प्लान्स को बनाया जाएगा। ठीक, एक तो सेंचुरीज को मैनेजमेंट का काम, और ये क्या होगी, ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ स्पेशल एरियाज, ठीक है, जो भी स्पेशल एरियाज होंगे, अगर उन एरियाज में ग्राम सभा है, ठीक है, तो ग्राम सभा से कंसल्टेशन जरूरी है। ये किस चीज के लिए, ये जब बात होती है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मैनेजमेंट करता है ऑफ सेंचुरी, तो सेंचुरीज का मैनेजमेंट के टाइम पे ये सारी चीजें को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंड इससे रिलेटेड भी स्टेटमेंट्स फ्रेम किए जा रहे हैं, तो ये भी अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, उसके बारे में हर एक चीज देख ली। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंडिया का कॉर्नर स्टोन में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा लॉ बनता है। इस एक्ट ने हंटिंग को भी कंट्रोल किया, इस एक्ट ने प्रोटेक्टेड एरियाज को भी क्रिएट किया, इस एक्ट ने जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड थे उनको भी रेगुलेट किया, एंड साथ ही साथ एक जो साइट्स का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था उसे भी एस्टेब्लिश किया।
ठीक है? और आज इंडिया के जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, टाइगर रिज़र्व हैं, सब इसी एक्ट के फ्रेमवर्क में ऑपरेट करते हैं, ठीक है? और इसीलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का बैकबोन माना जाता है। और इसलिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए इस एक्ट के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, इस एक्ट के बारे में जो भी चीज़ें ज़रूरी थी, अगर वो आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, लेक्चर को लाइक करो, तभी मैं क्या करूँगा एनवायरमेंटल लॉज़ में और भी जो लॉज़ हैं, फॉरेस्ट लॉज़, ठीक है? उन सबको भी डिस्कस करूँगा। ये सिर्फ़ पहला लेक्चर था एनवायरमेंटल लॉज़ का। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, अगर आप लोग कमेंट करते हो, तो इसके बाद और भी लेक्चर्स आएँगे जो आपको एनवायरमेंटल लॉज़ में क्लैरिटी देंगे और इससे आने वाले जिस भी तरह के डायमेंशंस के क्वेश्चन्स होते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में एंड प्लीज़ डू कमेंट। कमेंट करने के बाद ही वो लेक्चर आएगा।